गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और आज इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम बात करेंगे मलेरिया एंड मलेरियल पैरासाइट्स के विषय में। ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्या है कुछ खास इसमें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मलेरिया का जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है वो क्या है, अर्थात इसके हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। द वर्ड मलेरिया मीन्स मॉल एयर दैट इज़ द फॉल स्मेलिंग एयर। जो शब्द मलेरिया है ये इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है मॉल एयर दैट इज़ द स्वैम्प एयर। फॉल स्मेलिंग एयर्स, गंदा गंध वाला एयर, अर्थात जो गंदा एयर होता है उसकी वजह से मलेरिया होता है। ये सबसे पहले लोगों के दिमाग में, लोगों के टेंडेंसी में ये था कि मलेरिया क्या होता है, एक प्रकार का मॉल एयर होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉल स्मेलिंग एयर। एक ऐसा जो गंदा सुगंध वाला या गंदा गंदा एयर की वजह से होता है। ठीक। Lancisi 1770 first suspected a relationship between the swamp malaria as well as the mosquito। लेंसिसी साहब ने सबसे पहले 1717 ईस्वी में सबसे पहले ये सस्पेक्ट किया और इन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला स्वैम्प मलेरिया और मॉस्किटो। उन्होंने ये सोचा कि मलेरिया की बीमारी जो होती है वो मॉस्किटो के बाइट करने से होती है, मॉस्किटो के काटने से होती है। और ये जो मलेरिया होता है और ये मॉस्किटो जो यहाँ पनपते हैं वो कैसा एरिया होता है, स्वैम्प एरिया होता है। तो स्वैम्प एरिया एज वेल एज द मलेरिया और मॉस्किटो के बीच का जो रिलेशनशिप है सबसे पहले लेंसिसी साहब ने 1717 ईस्वी में निकाला। उन्होंने कहा कि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अर्थात जो गंदा जगह होगा वहीं मॉस्किटो पनपते हैं और मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होती है। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप सबसे पहले किसके अंदर आया, लेंसिसी साहब के अंदर आया है। ठीक। तो आइए अगले जो साइंटिस्ट हैं जिसको हम लेब्रॉन कहते हैं, लेब्रॉन का क्या उपादेयता है, क्या सहयोग है इसके विषय में, मलेरिया के विषय में। तो लेब्रॉन 1880 डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआन पैरासाइट्स। लेब्रॉन ने सबसे पहले 1880 ईस्वी में यह डिस्कवर्ड किया कि मलेरिया एक प्रोटोजोआन पैरासाइट्स की वजह से होता है। सो इन फैक्ट ही डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम। तो इसका मतलब है कि उनको जब ये पता हो गया था कि ये प्रोटोजोआन पैरासाइट से होता है तो इसलिए ये श्रेय जाता है प्लाज्मोडियम का डिस्कवर्ड करने में। तो इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडियम को डिस्कवर्ड किया था विच इज ए टाइप ऑफ द प्रोटोजोआन पैरासाइट कॉजिंग मलेरिया, अर्थात इसकी वजह से मलेरिया होता है। तो 1880 ईस्वी में लेब्रॉन साहब ने सबसे पहले ये बताया कि मलेरिया की बीमारी किसी प्रोटोजोआन पैरासाइट से होता है। इस प्रकार से उनको ये श्रेय जाता है कि प्लाज्मोडियम का डिस्कवर किसने किया, सर लेब्रॉन साहब ने। ठीक, चार्ल्स लेब्रॉन साहब ने। तीसरे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं वो कौन है, हमारी इंडियन आर्मी के डॉक्टर जिनको हम सर रोनाल्ड रॉस कहते हैं। तो इन 1897 सर रोनाल्ड रॉस, अ डॉक्टर हु वाज बोर्न एट द अल्मोरा इन इंडिया एंड ही वाज इन इंडियन आर्मी। 1897 ईस्वी की बात है। रोनाल्ड रॉस जो हमारे इंडियन आर्मी के डॉक्टर थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया के अल्मोरा में हुआ था। ये उस समय की बात है जब हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो विश्व युद्ध चल रहा था। उस विश्व युद्ध में इनका जो कैंप था एक ऐसे स्वैम्प एरिया में लगा हुआ था, एक ऐसे गंदे स्थान पर लगा हुआ था जहाँ बहुत ही गंदा जगह था और वहाँ बहुत सारे मच्छर थे। इतने ज़्यादा मॉस्किटोज थे कि वो उनके पूरे बटालियन के लोगों को बाइट कर गए थे, काटे थे। और इसकी वजह से उनके बटालियन के मैक्सिमम आर्मीज जो हैं, मैक्सिमम सैनिक जो हैं वो मलेरिया बुखार से पीड़ित हो गए थे। और उसी समय इनका काम शुरू होता है जब ये समझ गए कि यहाँ मच्छर काटने से हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं उनके अंदर एक फीवर अराइज हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज दैट मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और ये सस्पेक्ट कर गए, ये सोचे कि ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है इसके काटने से मलेरिया की बीमारी काज होती है। क्योंकि लेब्रॉन साहब ने ये बता दिया था कि ये मलेरिया की बीमारी किसी पैरासाइट्स की वजह से होती है और वो होता है प्रोटोजोआन पैरासाइट के रूप में प्लाज्मोडियम। और इसके आगे की कड़ी का जो बचा हुआ शेष भाग था उसका इन्वेंशन किसने कर दिया, सर रोनाल्ड रॉस साहब ने। और उन्होंने ये माध्यम बता दिया कि ये जो मलेरियल पैरासाइट है किसके माध्यम से ट्रांसमिट हो रहा है, किसकी वजह से जा रहा है। तो उन्होंने ये कंप्लीट कर दिया कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से जो मलेरियल पैरासाइट्स है वो हमारे अंदर तक पहुंच पा रहा है। तो ही डिस्कवर्ड द ओसाइड्स ऑफ द प्लाज्मोडियम ऑन स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो। और बची हुई चीज़ों को उन्होंने कैसे इन्वेंट किया, तो इन्होंने ये देखा, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्लाज्मोडियम होती है, प्लाज्मोडियम का जो ओसाइड्स होता है वो फीमेल मॉस्किटो के स्टमक वॉल पर देखने को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ द ओसाइड्स, है ना। अर्थात प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, तो प्लाज्मोडियम का जो ओसाइड्स है उन्होंने फीमेल मॉस्किटो के स्टमक वॉल पर देखा। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट।
आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मलेरियल पैरासाइट्स के विषय में। हमको जब ये पता हो गया कि मलेरिया की बीमारी जो होती है किसी पैरासाइट से होता है, तो आइए हम बात करते हैं कि मलेरियल पैरासाइट्स हैं कौन और कैसे इनका जीवन चक्र पूरा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मलेरिया पैरासाइट्स कौन है। प्लाज्मोडियम। इट्स लाइफ साइकिल रिक्वायर्स 2 होस्ट फॉर कंप्लीशन, अर्थात इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। सच अ 2 होस्ट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज द डाइजेनेटिक। और इस प्रकार से 2 होस्ट वाले लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम डाइजेनेटिक पैरासाइट्स कहते हैं। द्विपोषी परजीवी कहते हैं, जिसका जीवन चक्र 2 होस्टों में पूरा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र भी 2 होस्ट में पूरा होता है, इसलिए प्लाज्मोडियम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ द डाइजेनेटिक पैरासाइट्स। तो बात कर लेते हैं प्राइमरी होस्ट कौन होता है। प्राइमरी होस्ट होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसके अंदर इसका सेक्सुअल फेज पूरा होता है। इस प्रकार से इसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं या फिर प्रिंसिपल होस्ट कहते हैं। और दूसरा जो सेकेंडरी होस्ट के रूप में होता है ह्यूमन बींग्स होता है, क्योंकि इसके अंदर एसेक्सुअल फेज पूरा होता है। इस प्रकार से ह्यूमंस को हम सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट कह सकते हैं। अब यहाँ कुछ रिमार्केबल बातें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उसको रिमार्क करेंगे कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ही हमको क्यों बाइट करती है, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमको नहीं काटता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेचर ने ये चीज़ नहीं दिया, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट नहीं दिया है। केवल पर्सिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो पेनेट्रेट कर सकती है और हमारे ब्लड को चूस सकती है, इस प्रकार का माउथ पार्ट केवल नेचर ने फीमेल एनाफिलीज को दिया है। और क्यों दिया है इसका भी कारण है। एक चीज़ और हम बता दें, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो का जो मुख्य भोजन होता है वो होता है, वो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का सैप होता है, अर्थात उसके जूस को वो सक करता है, पराग को चूसता है, वो हमारे ब्लड को नहीं चूसता है। अर्थात मेल एनाफिलीज मॉस्किटो सैंग्विवोरस नहीं होता है, केवल और केवल सैंग्विवोरस अगर होती है तो वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है। कारण क्यों है, क्यों एनाफिलीज मॉस्किटो मजबूर हो जाती है हमारे ब्लड को चूसने के लिए? तो इसका भी कारण है, नेचर ने क्या दिया है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में जो एग होता है उसके एग को प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए, अर्थात उसके एग जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक ब्लड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो ब्लड प्रोटीन कौन है? सीरम एल्ब्यूमिन। हमारे ब्लड में जो सीरम एल्ब्यूमिन पाया जाता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन फॉर द एग ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो जो एनाफिलीज मॉस्किटो उसका जो एग है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमारे ब्लड में पाए जाने वाला सीरम एल्ब्यूमिन के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसलिए वो हमारे ब्लड को सक करने के लिए मजबूर होती हैं। ठीक, तो 2 कारण पता चल गया। तीसरा एक इंपॉर्टेंट कारण ये है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्यों अट्रैक्ट होती है हमारी तरफ, उसको कैसे रियलाइज हो जाता है कि ह्यूमन बींग्स है, उसको हमें काटना चाहिए। कभी कभी आप देखे होंगे कि एक बंद कमरे में जब हम लोग होते हैं, पहले हम देखते हैं कि वहाँ कोई मॉस्किटोज नहीं है, लेकिन जैसे हम पहुँच जाते हैं वहाँ मॉस्किटो हमारे चारों तरफ से गैदरिंग कर लेते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है आप इसको डिनोट करेंगे। सबसे पहले ये होता है कि जो हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं, अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ एरिया हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। और जहाँ तक वो फैलता है वहाँ अगर कोई एनाफिलीज मॉस्किटो उस एरिया में है तो उसको ये पता चल जाता है कि ह्यूमन बींग्स आ गया है। दूसरा चीज़, जो हमारा वार्म टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो वार्म टेम्परेचर है, तो ये भी क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड फॉर द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को अट्रैक्ट करने का काम करता है, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर से उसको रियलाइज हो जाता है कि ह्यूमन बींग्स आ चुका है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे पसीने से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिरोमेंस टाइप निकलता है, जिसको हम एलोमोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोमोन्स, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम आवर स्वेट्स। हमारे पसीने से निकलने वाला एक एलोमेंस होता है, और वो एलोमेंस क्या करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पसीने से पाए जाने वाला, पसीने में पाए जाने वाला जो एक स्मेल है जिसको हम एलोमोन्स कहते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करने का काम करती है। साथ ही साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड उनको अट्रैक्ट करने का काम करती है, और जो हमारा वार्म टेम्परेचर होता है वो उनको अटैक करने का काम करती है। ये तीनों चीज़ उनको रियलाइज करा देती है, उनको आभास करा देती हैं कि ह्यूमन बींग्स आ गया है, और वो आके हमको क्या करती हैं, शक करती हैं। मजबूरी में शक करती हैं, क्योंकि उनके एग को प्रॉपर ग्रोथ करना है। अगर वो ब्लड को शक नहीं करेंगे तो सीरम एल्ब्यूमिन उनको नहीं मिल पाएगा, उनका एग क्या करेगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और उनका संख्या नहीं बढ़ पाएगा। तो अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए उनको ये काम करना पड़ता है, इसलिए नेचर ने उनको ये दे दिया है। पर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट। केवल और केवल फीमेल एनाफिलीज हमको बाइट करती है, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमको बाइट नहीं करता है। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आइए बात करते हैं मलेरियल पैरासाइट्स के इन सब दोनों होस्ट के विषय में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इनका प्राइमरी होस्ट है, जिसको हम प्रिंसिपल होस्ट कहते हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के विषय में। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के विषय में क्या कहा गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं, एज द सेक्सुअल फेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन द मॉस्किटो, सो इट इज कंसिडर्ड एज द डेफिनेटिव होस्ट और द प्रिंसिपल होस्ट। क्योंकि
फीमेल एनाफिलीज, चूँकि जो मलेरियल पैरासाइट्स है उसका सेक्सुअल फेज इस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए सेक्सुअल फेज इस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होने के कारण इसको हम प्राइमरी होस्ट या प्रिंसिपल होस्ट या डिफिनेटिव होस्ट कह सकते हैं। इसको हम प्राइमरी होस्ट या प्रिंसिपल होस्ट या डिफिनेटिव होस्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स का सेक्सुअल फेज इस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर हो रहा है, इसलिए ये क्या है, प्रिंसिपल होस्ट है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो एज द सेक्सुअल फेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन द मैन, सो इट इज कंसिडर्ड एज द इंटरमीडिएट, दैट इज द सेकेंडरी होस्ट। क्योंकि इसका एसेक्सुअल फेज, अलैंगिक अवस्था जो है वो मनुष्य के अंदर पूरा हो रहा है, इसलिए मानव जो होता है इनका सेकेंडरी होस्ट या फिर क्या होता है, उसको हम इंटरमीडिएट होस्ट कह सकते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कभी क्वेश्चन में ये लिख कर आए कि क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट कौन होता है, हु इज द प्राइमरी होस्ट क्लिनिकली, तो ह्यूमन बींग्स जो होता है क्लिनिकली होस्ट होता है इस मलेरियल पैरासाइट का। इस मलेरियल पैरासाइट्स का अगर क्लिनिकली प्राइमरी होस्ट पूछा जाएगा तो ह्यूमन बींग्स है। अगर बायोलॉजिकली पूछा जाएगा कि मलेरियल पैरासाइट्स का बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट कौन होता है, तो वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। इसको आप रिमार्क करेंगे, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक, as the female anopheles mosquito feed on blood, only they can serve as the vector host, that is the carrier of the female malarial parasite। जैसे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करती है, वैसे वो क्या करते हैं, मलेरियल पैरासाइट्स को हमारे ब्लड के अंदर क्या करती है, पहुंचा देती है। तो इसलिए क्योंकि मलेरियल पैरासाइट्स के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर कोई हाथ पैर नहीं है, उसको हमारे तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो एक माध्यम का काम करती है, एक वेक्टर का काम करती है, एक व्हीकल का काम करती है, इसलिए कैरियर कही जाती है, इसलिए वेक्टर होस्ट कही जाती है, क्योंकि ये माध्यम के द्वारा पहुंच रहा है ना। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आल्सो नोन एज द वेक्टर होस्ट और कैरियर, है ना, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। इनफैक्ट बात यह है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया से ग्रसित नहीं होती है, मलेरिया से तो हम लोग ग्रसित होते हैं, लेकिन मलेरिया की बीमारी को, मलेरिया के पैरासाइट को हमारे पास तक पहुंचाने का काम कौन कर रही है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सो इट इज कंसिडर्ड एज द वेक्टर होस्ट और द कैरियर। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए हम देखते हैं अब इसके लाइफ साइकिल के विषय में। क्योंकि हमको ये पता चल गया दो होस्ट, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, दोनों होस्ट के विषय में पता चल गया। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, ह्यूमन होता है। तो आइए हम एक एक के विषय में डिस्कस करेंगे डीपली में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी होस्ट, सॉरी ह्यूमन के विषय में, स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। आज देखते हैं कि मनुष्य में इसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। तो बात करते हैं द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया इज स्पोरोजोइट्स। मलेरिया का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो क्या होता है, स्पोरोजोइट्स होता है। आप इसको रिमार्क करेंगे, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड फ्रेम्ड इन नीट। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम, तो स्पोरोजोइट्स इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। When the mosquito bites humans, it release its saliva in our blood। जैसे ही मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है, मनुष्य को काटती है, इट रिलीज इट्स सलाइवा इन आवर ब्लड, और वो अपने सलाइवा को हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती है। अर्थात वो क्या करती है, सलाइवा को हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती है। क्योंकि इसके माउथ पार्ट कैसे होते हैं, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स होते हैं। जैसे वो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करती है और वैसे क्या करती है कि अपने सलाइवा को हमारे ब्लड में छोड़ देती है। सलाइवा कंटेंस एंटीकोगुलेंट एनाफिलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट एजेंट के रूप में क्या पाया जाता है, एनाफिलिन, और वो एनाफिलिन को उस सलाइवा के माध्यम से हमारे ब्लड के अंदर क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, थक्का नहीं बनाता है, कोगुलेट नहीं हो पाता है, और वो आसानी से ब्लड को चूसने लगती है। तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हमारा जब वो ब्लड चूसती है तो हमारा ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं होता। कोगुलेट इसलिए नहीं होता है कि नेचर ने उसको एंटीकोगुलेंट एजेंट दे दिया है, उसका नाम है एनाफिलिन, और वो एनाफिलिन को अपने सलाइवा के माध्यम से हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं होता है। ठीक, अगला अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज, अलॉन्ग विद सलाइवा थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स आर आल्सो रिलीज्ड इन ब्लड। अगर हम बात करें तो सलाइवा के साथ साथ, वह सलाइवा तो हमारे ब्लड में छोड़ दी, वहाँ वो क्या एनाफिलिन भी छोड़ चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स विच इज अ टाइप ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया, ये बहुत सारे थाउजेंड्स की संख्या में स्पोरोजोइट्स को भी हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती है। दीज रीच लीवर थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। अब ये स्पोरोजोइट्स ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे लीवर तक पहुंच जाता है। जैसा कि आप फिगर में देखिए, ये पीला पीला जो दिख रहा है ये स्पोरोजोइट्स है। ये जैसे हमारे ब्लड के अंदर छोड़ती है अपने सलाइवा को, तो एनाफिलिन के साथ साथ वो बहुत सारे
सारे थाउजेंड्स की संख्या में स्पोरोजॉइट्स को भी छोड़ देती हैं, और ये स्पोरोजॉइट्स हमारे ब्लड के सर्कुलेशंस के थ्रू कहाँ तक पहुँच जाता है, लीवर में पहुँच जाता है। आगे देखते हैं कि लीवर में ये क्या कारनामा करता है। तो द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स। अब ये जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे लीवर सेल में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, अर्थात अलैंगिक जनन करता है, और अलैंगिक जनन करने के बाद एक अवस्था बनाता है, उसको हम साइजोगोनी कहते हैं। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि लीवर के अंदर एसेक्सुअली अर्थात जो हमारा स्पोरोजॉइट्स है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना एक रूप बदल रहा है, अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर रहा है, और वो मॉर्फोलॉजी कैसी बन गई, साइजोगोनी बन गई है। तो लीवर के अंदर जो रिप्रोड्यूस होकर अपनी संख्या बढ़ा रहा है, अपने संतान बढ़ा रहा है, तो वो क्या है, साइजोगोनी कही जाएगी। लीवर सेल्स बर्स्ट एंड द पैरासाइट इज रिलीज इनटू द ब्लड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब इनकी संख्या, साइजोगोनी की संख्या बहुत सारे साइजॉन्स स्टेज लीवर सेल में हो जाते हैं तो लीवर सेल भर जाता है और वो फट जाता है। फटने के बाद ये जो पैरासाइट्स हैं वो पूरे हमारे ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, पूरे ब्लड में फैल जाते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये देखिए बहुत सारे साइजॉन्स स्टेज हमारे लीवर सेल में बन गए हैं, और ये इतने ज़्यादा हो गए कि लीवर सेल फट गया, और फटने के बाद ये हमारे पूरे ब्लड में फैल जाते हैं। इट इंटर्स रेड ब्लड सेल्स एंड फीड्स ऑन हीमोग्लोबिन। अब जब ये फट गए, लीवर सेल से निकल के हमारे ब्लड में आ गए, तो हमारा ब्लड हेल्दी था, लेकिन अब ये जितने भी साइजॉन्स स्टेज हैं, ये साइजोगोनी हैं, ये हमारे कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे आरबीसी में पहुँच जाएंगे। जो हमारा शुद्ध ब्लड था, जो हमारा रेड ब्लड सेल्स था, उसके अंदर ये पहुँच जाएंगे, और रेड ब्लड सेल्स में हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन को ये खाना शुरू कर देते हैं, इनका प्रिय भोजन बन जाता है। बच्चों आप रिमार्क कर लेंगे कि हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वो एक प्रकार का श्वसन वर्धक होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। हमारे आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है। तो आप सोच लेंगे, आप समझ लीजिए कि जब ये हीमोग्लोबिन को लिसिस कर रहा है, हीमोग्लोबिन को तोड़ रहा है दो भागों में, कि हीम प्लस ग्लोबिन, तो ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन पार्ट होता है, वो यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन हीम जो होता है वो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बना लेता है। इट इज अ टाइप ऑफ द टॉक्सिन्स, एक प्रकार की टॉक्सिन्स बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों पे दर्द होता है, जो हमारे मसल्स में पेन होता है, स्पॉस्मेटिक पेन स्टार्ट होता है, वो हीमोजॉइन्स की वजह से, क्योंकि एक जहर है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी फैल जाती है। तो हीमोग्लोबिन, जब डेफिनेटली सी बात है, जब हीमोग्लोबिन टूट रहा है तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसी के साथ बाइंड होता है। तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमको हाइपॉक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है, ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमको रेस्टलेसनेस एंड ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक, आदमी को क्या झुंझुनी टाइप अर्थात नमनेस होने लगता है, उसको वीकनेस महसूस होती है, एनीमिया हो जाता है, तो बहुत सारे चीज़ अराइज होने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो साइजॉन्स स्टेज है ये लीवर सेल के फट जाने से क्या करता है, पूरे हमारे आरबीसी में फैल जाता है, और ये हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, और ब्लड के माध्यम से आरबीसी में चला जाता है। आरबीसी में जब जाता है तो ये किसको खाना शुरू कर देता है, हीमोग्लोबिन को खाने का काम करता है। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। द फीडिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज नोन एज द ट्रोफोजॉइट्स। अब ये जो हमारे आरबीसी के अंदर घुस गया है और हीमोग्लोबिन को ये खाना शुरू कर दिया है, तो वहाँ इसका स्ट्रेन बदल जाता है, इसका रूप बदल जाता है, और उस रूप को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे। दैट इज द फीडिंग स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम। जो हमारे प्लाज्मोडियम का फीडिंग स्टेज होता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन को तोड़ने का काम कर रहा है, उसको हम ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया इज नोन एज द स्पोरोजॉइट्स, एंड द फीडिंग स्टेज ऑफ द मलेरिया इज नोन एज द ट्रोफोजॉइट्स, जो हीमोलिसिस करने का काम कर रहा है, ब्लड को तोड़ने का काम कर रहा है। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। इट इज सो मच। तो एनीमिया काज करने वाले स्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजॉइट्स। हीमोलिसिस काज करने वाले स्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजॉइट्स। ठीक, जो हमारे आरबीसी को तोड़े। फीडिंग स्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजॉइट्स। आप किसी माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आइए अगला हम देखते हैं, पैरासाइट्स ब्रेक हीमोग्लोबिन इनटू द हीम एंड ग्लोबिन। जैसा कि मैंने बताया कि ये पैरासाइट्स जो होता है, जो ये ट्रोफोसाइट्स है, ये हमारे हीमोग्लोबिन को दो भागों में तोड़ देता है, एक हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट विच इज यूटिलाइज्ड। ये जो ग्लोबिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन पार्ट होता है और ये यूटिलाइज हो जाता है। जबकि हीम क्या होता है, हीम इट इज अ आयरन कंटेनिंग पार्ट, या आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है जिसमें आयरन होता है, अर्थात यफी होता है, लोहा होता है, एंड इट गेट्स डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ द हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी। और जहां आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन जो डिपोजिट होना चाहिए, वहां हमारा हीमोग्लोबिन टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, और वहां हीमोजॉइन डिपोजिट होने लगता है। क्या होने लगता है, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बनने लगते हैं, कड़िकाएं बनने लगती है हमारे आरबीसी में, और वो डिपॉजिट होने लगते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, ये देखिए, ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स है।
अर्थात जो हमारा हीम टूटा हुआ है वो एक टॉक्सिन्स का रूप ले लेता है, जिसको हम हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और ये हमारे आरबीसी में क्या होता है, जमा होने लगता है पूरा चारों तरफ से हीमोजॉइन हीमोजॉइन, और इसी की वजह से हमारे शरीर में एनीमिया काज होता है, इसी वजह से हमारे मांसपेशियों में दर्द जनरेट होता है, इसी वजह से हमको फीवर आता है। यही कारण है हमको मलेरिया काज कराने के लिए, मलेरिया जो फीवर आता है हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स की वजह से। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द सफनर्स डस्ट स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये स्टेज जब हमारे शरीर के अंदर हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बनने लगता है, हमारा आरबीसी हमारा हीमोग्लोबिन रप्चर हो जाता है, टूटने लगता है, और आरबीसी के अंदर ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बढ़ने लगता है, तो स्पॉट दिखाई देता है। जब आप ब्लड स्मीयर तैयार करेंगे तो ब्लड स्मीयर में आपको इस प्रकार के स्पॉटेड दिखाई देती हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, सफनर्स डॉट कहते हैं। तो सफनर डॉट इज अ टाइप ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज विच इज अ टाइप ऑफ द हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। ये एक प्रकार का आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए आगे हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन के विषय में, और आगे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, फिर अब ये क्या कर रहा है, एसेक्सुअली फिर रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी संख्या और बढ़ाने जा रहा है। तो जैसे ही आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग, जैसे ये फीडिंग कर लेता है, हमारे हीम को मतलब हमारे हीमोग्लोबिन को तोड़ दिया, अर्थात ये सक्सेस हो गया, द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, अर्थात उसका पेट भर गया। अब जब पेट भर गया तो संतान बढ़ाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि जब इनका फीडिंग सक्सेसफुल फीडिंग हो जाता है ट्रोफोजॉइट्स का, तो ये अपनी संख्या और बढ़ाएगा। कैसे, अर्थात एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा। तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मीरोजॉइट्स आर फॉर्म्ड एंड दीज अरेंज लाइक पिटल्स ऑफ द लोटस फ्लावर विच इज कॉमनली नोन एज द रोजेट स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये जो ट्रोफोजॉइट्स हैं, हीमोग्लोबिन को लिसिस करने के बाद ये क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मीरोजॉइट्स कहते हैं। ये जो अपना एक नया स्ट्रेन बनाया उसको हम क्या कहेंगे, मीरोजॉइट्स। और ये मीरोजॉइट्स किस प्रकार से अरेंज होते हैं, जिस प्रकार से लोटस फ्लावर के पिटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ निकलती हैं, इस प्रकार से पंखुड़ियों जैसा निकलता हुआ दिखाई देता है, और इस स्टेज को हम रोजेट स्टेज कहते हैं। जैसे कि फिगर के माध्यम से आप देखिए, ये देखिए, ये हमारा आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर इस प्रकार से बहुत सारे मीरोजॉइट्स बन जाएंगे, और फिर हमारा आरबीसी क्या करेगा, रप्चर कर जाता है, फट जाता है, बहुत ज़्यादा मीरोजॉइट जब बन जाएगा फट जाएगा, और इस प्रकार से पीटल जैसा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो पीटल जैसा ये निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको रोजेट स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजेट स्टेज कहते हैं। ठीक, आरबीसी बर्स्ट एंड मीरोजॉइट्स आर रिलीज्ड इन ब्लड। अब क्या हो गया, यहाँ हमारा जो आरबीसी है वो फट जाता है। क्या होता है, आरबीसी फट गया, और जितने भी मीरोजॉइट्स थे वो हमारे ब्लड में फैल गए। कहाँ आ गए, हमारे ब्लड में आ गए, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन में आ चुके हैं। तो फिर आगे क्या होता है, बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी कॉन्साइड्स विथ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। जैसे ही आरबीसी बर्स्ट कर जाता है, जो मीरोजॉइट्स हमारे ब्लड में आ चुके हैं, तो क्या होता है, ये हमारे फीवर को रिलीज करते हैं, अर्थात फीवर कॉज करते हैं, और बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, है ना। जैसे आरबीसी हमारा बर्स्ट होता है, वैसे फीवर राइज होता है, और बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू कर देते हैं। रिलीज पैरासाइट इनफेक्ट न्यू आरबीसी सेल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो ये पैरासाइट्स का स्ट्रेन निकला हुआ, ये पैरासाइट क्या होता है, ये हमारे नए आरबीसी को भी इन्फेक्ट करने लगता है। तो मैंने बताया कि अब जो नया आरबीसी हमारा इन्फेक्ट हो रहा है, उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर स्टेजेस बदलेंगे। स्पोरोजॉइट्स क्या करेगा, साइजॉइंट्स बनाएगा, साइजॉइंट्स फिर क्या करेगा, आगे चल के वो मीरोजॉइट्स स्टेज बनाएगा, तो ट्रोफोजॉइट्स बनाएगा, ट्रोफोजॉइट से मीरोजॉइट्स बनाएगा। तो इस प्रकार से अगला फिर मतलब हमारा जो एक नया सेल इन्फेक्ट हो रहा है, उसको फिर पूरा अपना साइकिल जो है कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 48 घंटे का समय लगता है, अर्थात तीसरे दिन। इसीलिए मलेरिया का जो फीवर होता है उसमें पेशेंट को 2 दिन बाद फिर फीवर आता है, तो अल्टरनेट करने के बाद 2 दिन, अर्थात जैसे जैसे हमारा आरबीसी जो है इन्फेक्ट होता जाता है, वैसे वैसे वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। तो मलेरिया के फीवर में हमको 2 दिन बाद बुखार आता है। क्यों, क्योंकि यही वजह है कि हमारा नया नया आरबीसी इन्फेक्ट होता रहता है, और इसको साइकिल पूरा करने में टोटल 48 घंटे का समय लग जाता है। सम मीरोजॉइट्स चेंज इनटू द सेक्सुअल फेज, दैट इज द गैमेटोसाइट्स। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मीरोजॉइट्स होते हैं, इसमें से कुछ मीरोजॉइट्स जो होते हैं वो हमारे नए आरबीसी को इन्फेक्ट कर देते हैं, हमारे नए रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, और इसमें से कुछ स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ रहने से क्या फ़ायदा, अब वो किसी दूसरे के अंदर जाना चाहते हैं, अर्थात अपने प्राइमरी होस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात वो अब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वहाँ क्या होना, उनका सेक्सुअल स्टेज पूरा होगा, तो वो अपने सेक्सुअल स्टेज को पूरा करने के लिए क्या बना लेते हैं, गैमेटोसाइट्स बना लेते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो सम मीरोजॉइट्स चेंज इनटू द सेक्सुअल स्टेज, इसमें से कुछ मीरोजॉइट्स होते हैं सेक्सुअल स्टेज में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाते हैं और इस सेक्सुअल स्टेज को हम क्या कहते हैं, गैमेटोसाइट्स। आप तो इसको रिमार्क कर लेंगे कि फीमेल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो सेक्सुअल स्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोसाइट्स कहते हैं, अर्थात यहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है फिर। आरबीसी कंटेनिंग गैमेटोसाइट्स स्टेज मॉस्किटो टू सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन। अब जो है आरबीसी, ऐसा आरबीसी जिसमें क्या पाया जाएगा, गैमेटोसाइटिक स्टेज देखने को मिल रहा है। अब वो माइग्रेट करेगा, अब वो कहाँ चला जाए, अर्थात हमारे ब्लड से निकल कर वो हमारे मतलब हमारे कहाँ चला आएगा, हमारे लीवर वगैरह से निकल कर हमारे सुपरफिशियल स्किन में आ जाएगा। क्योंकि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो तो केवल स्किन को ही पेनिट्रेट करती है और स्किन में जो ब्लड वेसल्स होंगे उन्हीं के माध्यम से तो वहाँ ट्रांसमिट करेगा। तो जो हमारा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो हमारी होती है वो हमारे स्किन को बाइट करती है। तो जो ये ऐसे आरबीसीज जिनके अंदर गैमेटोसाइटिक स्टेज पाए जा रहे हैं, तो ये गैमेटोसाइटिक स्टेज को लेकर ये आरबीसी हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं और कहाँ, सुपरफिशियल आ जाते हैं हमारे स्किन में। और जैसे ही वो बाइट करेगी स्किन के माध्यम से, वो ब्लड वेसल से क्या करेगा, उसको गैमेटोसाइटिक स्टेज को उठा लेगी वो। तो व्हेन ब्लड इज सक्ड बाई मॉस्किटो, अब जो हेल्दी फीमेल मॉस्किटो हो वो हमारे स्किन को क्या करेगी, पेनेट्रेट करेगी और हमको बाइट करेगी। ऑल द स्टेजेज ऑफ पैरासाइट्स इंटर्स इनटू द मॉस्किटो बॉडी। तो मॉस्किटो के बॉडी में टोटल जितने भी स्टेजेस हैं वो पैरासाइट के टोटल स्टेजेस उस मॉस्किटो के बॉडी में पहुंच जाएंगी। किसके द्वारा, थ्रू ब्लड। अब ब्लड के माध्यम से उसके इंटेस्टाइन से होकर उसके स्टमक तक पहुंच जाएंगी। ठीक ना। तो जैसे ही फीमेल मॉस्किटो हमको सक करती है, हमको काटती है, तो फिर जो पैरासाइट का सभी स्टेजेस हैं वो मॉस्किटो के बॉडी में पहुंच जाते हैं। ठीक, तो और हम देखते हैं अब यहाँ शुरू हो जाता है सेक्सुअल फेज, है ना। अभी तक तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोग ए सेक्सुअल फेज देख रहे थे, लेकिन जैसे मॉस्किटो बाइट करेगी वैसे अब ब्लड कहाँ पहुँच गया है, अर्थात वो इन्फेक्टेड ब्लड को लेकर वो पहुँच चुकी है, अर्थात वो पहुँच चुके हैं फीमेल मॉस्किटो के बॉडी के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो स्टमक। अब क्या होगा, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं ये आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, है ना। तो जितने भी मीरोजाइट्स हैं वो सब क्या होंगे, मेल एंड फीमेल मीरोजाइट्स दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज करेंगे। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद इनका डेवलपमेंट होगा। और जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। तो ये जाइगोट डेवलपमेंट करेगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, वो कहाँ पूरी हो रही है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के स्टमक में, है ना, उसके उदर में कंप्लीट हो रही है। द जाइगोट इलोंगेटेड एंड बिकम्स मोटाइल कॉल्ड एज द उकाइनेट्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बन रहा है ये इलोंगेटेड देखने को मिलता है, अर्थात इलोंगेट्स हो जाता है और ये मोटाइल हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और इस अवस्था को हम उकाइनेट्स कहते हैं या फिर वर्मिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मिक्यूल्स कहते हैं। अर्थात ये जो जाइगोट है ये वर्म जैसा चलता हुआ, रिगलिंग करता हुआ दिखाई देता है, अर्थात रिगलिंग मूवमेंट करता है, चलने लगता है। और इस अवस्था को हम उकाइनेट कहते हैं, जहां मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट कैसा होता है, इलांगेटेड हो जाता है, मोटाइल हो जाता है। इस अवस्था को हम उकाइनेट कहते हैं और ये वर्मिक्यूल्स के रूप में दिखाई देता है, वर्म के रूप में रिगलिंग मूवमेंट करने लगता है। इट मूव्स एंड बोर्स थ्रू द वॉल ऑफ द स्टमक ऑफ मॉस्किटो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, रिगलिंग मूवमेंट करने लगता है और ये मॉस्किटो के स्टमक वॉल को बोर कर देता है, अर्थात उसको पेनेट्रेट कर देता है, छेद करके ये चला आएगा मॉस्किटो के कहाँ, स्टमक वाल, अर्थात उसके कैविटी में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अब उसके कैविटी पहुंच जाएगा। अर्थात उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं हीमोसील। क्या कहेंगे, हीमोसील। इसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। उकाइनेट्स चेंज टू उसाइट्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्टमक। अब देखिए वो जो उकाइनेट था वो क्या होगा, अपना स्ट्रेन बदलता है और वो बन जाता है उसाइट्स के रूप में। किस रूप में बदल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसाइट्स के रूप में। और ये उसाइट्स उस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के स्टमक वॉल में आ जाता है, अर्थात वो पेनेट्रेट उसकी उदर को वेध करके उसके वॉल ऑफ स्टमक पर आ चुका है। इनसाइड द उसाइट्स स्पोरोजॉइट्स आर फॉर्म्ड विच आर रिलीज्ड इन द बॉडी कैविटी। अब कह रहा है कि उसाइट्स के अंदर, अब जो उसाइट्स बना हुआ, उसाइट्स के अंदर वो क्या बना लेती है, स्पोरोजॉइट्स बना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसाइट्स के अंदर वो क्या बना ली, स्पोरोजॉइट्स। और ये स्पोरोजॉइट्स मलेरिया का इन्फेक्टिव स्टेज, जो कि हमको सबसे पहले वीडियोस के पहले शुरुआत में ही हमने बात किया है कि इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है वो क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स। तो उसाइट्स के अंदर क्या बन गया है, स्पोरोजॉइट्स बन चुका है एंड रिलीज इन द बॉडी कैविटी। और ये स्पोरोजॉइट्स उसके बॉडी कैविटी में आ जाती है, बॉडी कैविटी अर्थात हीमोसील ना। तो फीमेल मॉस्किटो के हीमोसील में ये स्पोरोजॉइट्स पहुंच चुका है, कहाँ से निकलकर, उसाइट्स से निकलकर, अर्थात उसाइट्स के रूप में ये क्या, अर्थात उसाइट्स के अंदर ही ये स्पोरोजॉइट्स बना लेती है और स्पोरोजॉइट्स को रिलीज कर देती है अपने कहाँ, अर्थात बॉडी कैविटी में, जिसको हम हीमोसील कहते हैं। दीज माइग्रेट टू सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। अब ये हीमोसील से कहाँ पहुँच गए,
फीमेल मॉस्किटो के सलिवरी ग्लैंड में पहुंच चुकी है। जबकि मैंने शुरू में बात किया था कि अब वो जब पेनेट्रेट करेगी, अपने माउथ पार्ट को अपने घुसाएगी किसी हेल्दी ह्यूमन पर्सन के अंदर, तो वो क्या करेगी, वो अपने सलिवरी ग्लैंड के माध्यम से सलाइवा को क्या करेगी, इंजेक्ट कर देती है, और उसी सलाइवा के माध्यम से जो स्पोरोजोइट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, है ना। यही तो हमने बात किया था। एक चीज़ और आप रिमार्क कर लेंगे कि मलेरिया की बीमारी ऐसा नहीं कि सभी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से हमको मलेरिया हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो तभी होगा जब किसी इन्फेक्टेड मलेरियल पर्सन को वो बाइट करेगी और उसके द्वारा जो उसके पैरासाइट्स हैं उसको निकाल के जब हमारे बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट करेगी अपने सलाइवा के माध्यम से, तब हम बीमार होते हैं, तब हमको मलेरिया की बीमारी कॉज होती है। जरूरी नहीं है कि जितनी बार वो काटेगी हमको हो जाएगा। ज़रूरी ये होता है कि अगर किसी एरिया में मलेरिया के पेशेंट हैं और वहाँ हम रह रहे हैं बिना किसी प्रिकॉशन के, अगर हम मच्छरदानी का यूज नहीं कर रहे हैं, हमको ये पता है कि यहाँ मलेरिया के पेशेंट हैं, तो वो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ एनाफिलीज मॉस्किटो अगर उनको बाइट करेगी तो उस पैरासाइट को हमारे शरीर के अंदर उड़ेल सकती है और फिर हमको मलेरिया हो जाता है। अगर नहीं है तो जरूरी नहीं कि मादा एनाफिलीज तो अपने स्वार्थ में, अपने पर्पज में सकिंग करती है, और उसका स्वार्थ क्या है कि अपने एग के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, अपने एग के न्यूट्रिशन के लिए। उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो केवल प्लाज्मोडियम को हमारे अंदर छोड़ने के लिए बाइट करती है, वो अपने स्वार्थ में, अपने पर्पस से हमारे ब्लड को सक करती है, और उसको ये क्या पता है कि किसी पर्सन को हम इंजेक्ट सकिंग कर रहे हैं तो वो पैरासाइट से ग्रसित है, अर्थात मलेरिया से ग्रसित है। तो ये तो हमको क्या मिल जाता है, ये तो हमको अक्वायर्ड के रूप में मिल जाता है, ये तो हमको फ्री में मिल जाता है। अर्थात उसका तो पर्पस होता है हमारे ब्लड को सक करना अपने बच्चे के लिए, अपने एग के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहाँ हमको उसी सलाइवा के माध्यम से किसी दूसरे का पैरासाइट भी आ जाता है, ये मतलब होता है। तो ये क्या हो रहा है कि स्पोरोजोइट्स जो होता है अब इसके सलिवरी ग्लैंड के माध्यम से, सलाइवा के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, और यहीं से स्टार्ट हुआ था। अर्थात स्पोरोजोइट्स ही इन्फेक्टिव स्टेज होता है मलेरिया का। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने लाइफ साइकिल को देख लिया। अब हम लोग यही लाइफ साइकिल इसमें दिखाया गया है, इस फिगर के माध्यम से आप लोग जानेंगे, तो फिगर के माध्यम से यही सब चीज़ दिया गया है। ठीक, जो मैंने बताया है इसको साइकिल के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। अब आइए बात करते हैं स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कौन कौन से स्पीसीज होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से स्पीसीज हैं। तो प्लाज्मोडियम के 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेली। जिसमें सबसे मोस्ट डेंजरस स्पीसीज जो होता है उसको हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज द मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट्स। और इससे होने वाली जो मलेरिया, जो इससे होने वाली बीमारी है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक वाटर फीवर, या हम सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं, या ट्रॉपिकल मलेरिया भी कहते हैं। ठीक, परनीसियस मलेरिया भी कहते हैं। तो इससे होने वाला जो बीमारी होता है वो बहुत डेंजरस होता है, जिसको हम ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं, या फिर सेरेब्रल मस्तिष्क वाला बुखार भी इसको हम कहते हैं। आइए सबके विषय में हम अलग अलग जान लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही होता है। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 14th डे। अर्थात किसी फीमेल मॉस्किटो के, अर्थात अगर संक्रमित कोई फीमेल मॉस्किटो जो हमको काटती है, जो किसी स्पोरोजोइट्स को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देती है, तो जैसे जिस दिन स्पोरोजोइट्स को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करती है उसके 14वें दिन बाद हमारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, मलेरिया के लक्षण आने लगते हैं, और उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो उसको बाइट करने के बाद 14 दिन अर्थात 14th डे जो हमारा सिम्टम्स दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इट कॉज बेनाइन टर्शियन मलेरिया। और इससे जो बीमारी होती है उस बीमारी को हम कहते हैं मलेरिया, और इस मलेरिया का नाम होता है बिनाइन टर्शियन मलेरिया। टर्शियन मलेरिया हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ देखिए रिकरेंस ऑफ फीवर, रिकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर एवरी 14 आवर्स। अर्थात 48 घंटे बाद हमको नया फीवर, जैसे हमको आज फीवर आया है तो वो फीवर क्या होगा, फिर अपने आप सबसाइड हो जाता है, कम हो जाता है, फिर वो 48 घंटे बाद अर्थात तीसरे दिन फिर फीवर आता है। तो इस प्रकार से तीसरे दिन आने के लिए हम तीसरे दिन को टर्शियन कहते हैं, इसलिए इसका विनाइन टर्शियन मलेरिया नाम है कि प्रत्येक तीसरे दिन बाद हमको फीवर का अटैक आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिकरेंस ऑफ फीवर कहते हैं। तो रिकरेंस ऑफ फीवर, इसका जो नया फीवर आता है, बार बार जो फीवर आने का काम होता है वो 48 घंटे बाद अर्थात प्रत्येक तीसरे दिन होता है। इस प्रकार से इससे जो बीमारी काज होती है इसको हम टर्शियन मलेरिया कहते हैं, विनाइन टर्शियन मलेरिया। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन होता है? काटने के 14वें दिन बाद लक्षण आना शुरू हो जाता है, 14वें दिन लक्षण आता है। ठीक, अगला अगर दूसरा हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा डेंजरस स्पीसीज है, जिसको हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कहते हैं। तो इट इज़ मोस्ट डेंजरस स्पीसीज कॉमन इन सर्टेन पार्ट ऑफ द इंडिया। अर्थात ये मोस्ट कॉमन होता है और ये जो विशेष इंडिया के कुछ विशेष स्थानों पर देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन का होता है। अर्थात जैसे ही
कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमको बाइट करेगी, वैसे इसका जो लक्षण है वो 12वें दिन दिखाई देने लगता है। रिकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर एवरी 14 आवर्स, अर्थात इसमें भी जो फीवर होता है वो नया फीवर का अटैक होता है प्रत्येक तीसरे दिन होगा, अर्थात 48 घंटे बाद देखने को मिलता है। इसको हम रिकरेंस ऑफ फीवर कहते हैं। इट कॉजेज मैलिग्नेंट, दैट इज द एस्टिवो ऑटमनल और द पर्नीसियस और द सेरेब्रल और द ट्रॉपिकल और टर्सियन मलेरिया। तो इसको हम कई नाम से जानते हैं, एस्टिवो ऑटमनल मलेरिया भी कहते हैं, पर्नीसियस मलेरिया भी कहते हैं, सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं, ट्रॉपिकल मलेरिया भी कहते हैं, एंड टर्सियन मलेरिया भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ट्रॉपिकल, टर्सियन मलेरिया या सेरेब्रल मलेरिया या पर्नीसियस मलेरिया, इन सबको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सो इट इज़ मोस्ट डेंजरस क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो इससे होने वाली बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप रिमार्क कर लेंगे, उसको कहा जाता है ब्लैक फीवर डिजीज। क्या कहते हैं, ब्लैक फीवर, सॉरी ब्लैक वाटर डिजीज या ब्लैक वाटर मलेरिया। ठीक, आइए हम आगे बात करते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी के विषय में। दिस वॉज द स्पीसीज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट डिस्कवर्ड बाय द लेब्रान। लेब्रान साहब ने सबसे पहले जिस मलेरियल पैरासाइट का खोज किया था वो है प्लाज्मोडियम मलेरी ही था। तो यही सबसे पहला स्पीसीज है जिसको लेब्रान साहब ने डिस्कवर्ड किया था। इट इज़ कॉमन इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, बर्मा, श्रीलंका एज वेल एज द पार्ट ऑफ द इंडिया। अर्थात ये सबसे ज़्यादा कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऐसे स्वैम्प एरिया में जहाँ गंदगी ज़्यादा है, तो कहाँ ज़्यादा गंदगी है, अफ्रीका में, वहाँ ज़्यादा स्वैम्प एयर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा स्वैम्प एरिया है, अर्थात वहाँ डर्टी एयर देखने को मिलते हैं, मॉल एयर देखने को मिलते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया, सबसे ज़्यादा जो मलेरिया के केसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, साउथ अफ्रीका में होता है, दक्षिण अफ्रीका में, बर्मा में, श्रीलंका में और रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के कुछ भागों में देखने को मिलते हैं। कहा बच्चों ये जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के जितने भी लोग होते हैं उनमें मलेरिया ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि नेचर ने उनको एक बीमारी दे दिया है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो ऐसे पर्सन जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है उसके लिए मलेरिया ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता, अर्थात मलेरिया उनका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाता है, क्योंकि उसका वो एंटीडोट बन जाता है ना, अर्थात वो एंटागोनिस्टिक नेचर को शो करता है। तो जिसके पास तो साउथ अफ्रीका के जितने लोग हैं उनमें सिकल सेल एनीमिया ज़्यादा पाया जाता है, और जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया की वजह से उनमें मलेरिया ज़्यादा हावी नहीं हो पाता, ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। ठीक, तो चूंकि वो गंदे स्थान पर रहते हैं और जहाँ गंदा स्थान होता है वहाँ मलेरिया ज़्यादा, अर्थात मॉस्किटो ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा मॉस्किटो पनपेंगे तो मलेरिया ज़्यादा होगा। तो वहाँ के लोगों में मलेरिया होता तो ज़रूर है लेकिन ज़्यादा प्रभावकारी नहीं हो पाता है। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड 28 डे, इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो प्रत्येक 28 घंटे बाद, अर्थात तीसरे दिन होता है, अर्थात 28 दिन बाद होता है। रिकरेंट ऑफ फीवर, इनका जो फीवर होता है, इनका जो एक चीज़ और, हाँ, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 28 दिन, और सब आप पढ़े हैं कि 14 दिन में और 12 दिन में इसके लक्षण आते हैं। तो मैंने बताया ये प्रभावकारी ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए इनमें मलेरिया का लक्षण 28 दिन बाद दिखाई देता है ना, अर्थात ये जल्दी इनमें ये लक्षण नहीं आ पाते हैं। तो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है प्लाज्मोडियम मलेरी का, वो कितना दिन होता है, 28, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, 28 दिन इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इनका रिकरेंस फेज अगर हम देखें तो फीवर प्रत्येक चौथे दिन आता है, 72 घंटे बाद आएगा। कितने दिन बाद, चौथे दिन, और 4 को हम क्वार्टन कहते हैं। तो इनका जो बीमारी होती है उसको हम क्वार्टन मलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टन मलेरिया। और सबको हम टर्सियन मलेरिया कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टन मलेरिया कहते हैं। तो क्वार्टन मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी की वजह से होता है। इनका जो रिकरेंस ऑफ फीवर होता है 72 घंटे बाद, अर्थात चौथे दिन पर होता है। और जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये मॉस्किटो के काटने का 28 दिन बाद इनके लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, बर्मा में, श्रीलंका और रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में देखने को मिलता है। इसकी खोज सबसे पहले लेब्रान साहब ने किया था। आइए लास्ट और हम प्लाज्मोडियम ओवेली के विषय में बात करते हैं। दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द 4 स्पीसीज विच इन्फेक्ट मैन, ये सबसे रेयर एंड रेयरेस्ट स्पीसीज है जो मनुष्य को इन्फेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये भी अधिकांशतः ट्रॉपिकल अफ्रीका में देखने को मिलता है। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 14th डे, इसका भी जो उद्भवन काल होता है, क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14वां दिन होता है। जैसे ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को बाइट करेगी उसके 14वें दिन बाद हमको लक्षण देखने को मिलता है। इट कॉज माइल्ड टर्सियन मलेरिया, इसकी वजह से जो मलेरिया की बीमारी होती है उसको हम माइल्ड टर्सियन मलेरिया कहते हैं, क्योंकि तीसरे दिन बाद इसका जो नया फीवर होता है, जो हमारा फीवर का अटैक आता है प्रत्येक तीसरे दिन आता है, इसलिए इसको हम माइल्ड टर्सियन मलेरिया के रूप में जानते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर हमको मलेरिया हो जाता है। ठीक, पेशेंट डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आफ्टर अ पीरियड ऑफ 14th डे फ्रॉम द इन्फेक्शस बाइट, अर्थात
काटने के, जब कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमको बाइट करती है तो बाइट करने के 14वें दिन हमको क्या करता है, सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं अगर हमको मलेरिया का पैरासाइट हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? सबसे पहला रेस्टलेसनेस एंड स्लीपनेसनेस, अर्थात हमको बेचैनी महसूस होती है, हमको नींद नहीं आती है, स्लीपनेसनेस एंड रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। मसल्स पेन होगा, अर्थात हमारे मस्कुलर पेन होता है, स्पॉस्मेटिक पेन, हमारे जोड़ों पर बहुत ऐंठनदार दर्द होने शुरू होता है, अर्थात पूरे मांसपेशियों में दर्द बढ़ जाता है। हेडेक होता है, हमको हर समय सर दर्द होता है। फीलिंग्स एंड चिलिंग्स, अर्थात हमको ठंडकपन महसूस होती है, हर समय हमको फीवर बना रहता है और ठंडी महसूस होती है। अगला क्या होगा, स्प्लेनोमेगाली, अर्थात ये जब बीमारी हमको हो जाती है, जब हम एस्टिवेशन कराएंगे, हम उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो हमको ये पता चलता है कि स्प्लीन हमारा इनलार्ज हो गया है। तो स्प्लीन इनलार्ज हो, स्प्लीन के साइज को बढ़ जाने को हम स्प्लेनोमेगाली कहते हैं। तो जब आप हिस्टोलॉजिकल एस्टिमेशन कराएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्प्लीन बढ़ा हुआ है, अर्थात उसको हम स्प्लेनोमेगाली कहते हैं। एनीमिया होता है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जब मलेरियल पैरासाइट पहुंच जाता है, जब मलेरिया हमको हो जाता है तो हमारा हीमोलिसिस होता है, हमारा हीमोग्लोबिन टूटता है। तो हीमोग्लोबिन टूटने की प्रक्रिया को हम एनीमिया कहते हैं, दैट इज द रक्ताल्पता, अर्थात हमको एनीमिया हो जाती है। जब हमारा आरबीसी टूटेगा तो ऑक्सीजन हमारा बहुत कम कैरी हो पाता है, ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमको एपोक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये सब बीमारियां मलेरिया में कॉज होती है। हमको हर समय अर्थात नमनेस, हमको झुंझुनाहट महसूस होती है, खड़े होने पर हमको ऐसा लगता है कि अब हम गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर लॉस भी होता है। मलेरिया का फीवर जब आता है तो एक्सेसिव वाटर लॉस होता है, बहुत तेज़ी से स्वेटिंग होता है। तो एक्सेसिव वाटर लॉस होना, डिहाइड्रेशन होना और फिर हीमोग्लोबिन का कम होना, इन सब की वजह से मलेरिया के पेशेंट बहुत लीन एंड थीन हो जाते हैं, बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, बहुत कमजोरी फील करते हैं, फटीग हो जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। आइए सिम्टम्स की बात करें। और in response to chill, the body temperature starts rising and may reach 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हमको चिलिंग होती है, हमको बहुत तेज़ी से ठंडक के साथ जब हमको हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठंडक लगने लगती है, हमको फीवर आ जाता है, तो द बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, हमारा बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और ये कहाँ तक पहुँच जाता है? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुँच जाता है। द पेशेंट स्वेट्स अ लॉट्स, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है। एंड टेम्परेचर स्टेडली गोज डाउन, और हमारा टेम्परेचर क्या होता है? एकदम नीचे, मतलब डाउन हो जाता है, एकाएक नीचे गिर जाता है, और फिर ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, डाउन्स टू नॉर्मल, और नॉर्मल हो जाता है टिल द नेक्स्ट अटैक टेक्स प्लेस आफ्टर 14th डे। और ये तब तक नॉर्मल बना रहता है जब तक नेक्स्ट अटैक नहीं आता। अर्थात मैंने बताया कि मलेरिया जो फीवर होता है उसका नेक्स्ट अटैक कितने देर होता है? दैट इज द 14th डे, सॉरी 48 आवर्स, अर्थात तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन इसका अटैक आना है। तो 2 दिन तक ये नॉर्मल बना रहेगा, तीसरे दिन फिर एकाएक फीवर हमको चढ़ता है, और फिर हमको बहुत तेज़ी से स्वेटिंग होता है, फिर हमारा पसीना होने की वजह से हमारा पानी जो होता है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है, हम फटीग हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया वो हर समय तक चलती रहती है, और अगर इलाज ना करें तो अल्टीमेटली द पेशेंट लीड्स टू द डेथ, पेशेंट की मौत भी हो सकती है। पैराक्सिस्म इज सडन अनकंट्रोल्ड अटैक ऑफ द मलेरियल सिम्टम्स। मलेरियल सिम्टम्स का जो अनकंट्रोल्ड अटैक होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैराक्सिस्म कहते हैं। अर्थात आदमी को सांस लेने में, दैट इज द हाइपोक्सिया, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है टूटता है, हीमोलिसिस होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है, और आदमी को क्या होता है? रेस्टलेसनेस महसूस होने लगता है, हाइपोक्सिया होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस अनकंट्रोल्ड अटैक को हम, मलेरियल सिम्टम्स के इस अनकंट्रोल्ड अटैक को हम क्या कहते हैं? पैराक्सिस्म कहते हैं। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, पैराक्सिस्म। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं कंट्रोल के विषय में, कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा। देयर इज सेपरेट एंटी मलेरियल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच कंट्रोल द मलेरिया थ्रू द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। हमारा जो मिनिस्ट्री है, इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है, तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, और इस डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? और इस डिपार्टमेंट का अर्थात हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, एक प्रकार का क्या बनाया? प्रोग्राम बनाया है इसको इरेडिकेशन करने के लिए। इरेडिकेशन माने होता है कंप्लीट, मतलब पूर्ण रूप से समाप्त करना, मतलब जड़ से समाप्त करने की प्रक्रिया को हम इरेडिकेशन, समूल नष्ट करने की प्रक्रिया को हम इरेडिकेशन कहते हैं। तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो एक पैनल बनाया गया है, एक प्रोग्राम बनाया गया है मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए, उसको हम कहते हैं नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, अर्थात NMEP। क्या कहते हैं? NMEP, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम।
और ये प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है? इस प्रोग्राम के तहत हम लोग क्या करते हैं, मलेरिया को कंट्रोल करते हैं। तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए दो उपाय है। पहला है प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, अर्थात इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, रोकना, और दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। अगर आप इन्फेक्शन को नहीं रोक पाते हैं, अगर पेशेंट मलेरिया से ग्रसित हो गया तो उसके लिए किस प्रकार का हम ट्रीटमेंट देंगे, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए। बच्चों, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मलेरिया जो होता है वो हम लोगों को कैसे होता तो है प्लाज्मोडियम की वजह से, लेकिन प्लाज्मोडियम के पास हाथ पैर तो है नहीं कि डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाएगा। उसको ले जाने के लिए किसी वेक्टर की आवश्यकता होती है, किसी कैरियर की आवश्यकता होती है, और वो कैरियर है कौन? वो है फीमेल मॉस्किटो। अगर हम मॉस्किटो को न पनपने दें तो वो जो मलेरियल पैरासाइट है वो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले हमको ये मॉस्किटो रहते कहाँ हैं? वो स्वैम्प एरिया पे रहते हैं, डर्टी एरिया पे रहते हैं, जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जहाँ गंदा पानी जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, तो हम क्या करें कि अपने आसपास के अपने माहौल में पानी को न टिकने दें, है ना। तो अगर आप पानी को नहीं टिकने देंगे तो गंदा पानी नहीं रहेगा, तो वो अपने अंडों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपने अंडों को कहाँ देते हैं? गंदे पानी में देते हैं। तो सबसे पहले हमको मॉस्किटो का वो स्थान, वो हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जहाँ वो अंडा देते हैं, जहाँ वो पनपते हैं। तो करना क्या चाहिए? अगर मान लीजिए वो नहीं कर पाते हैं, उनके अंडे हो भी गए, तो हमको क्या करना चाहिए? उनके प्यूपा या लार्वा को नष्ट करना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो पाता है, अब फिर वो हमको कुछ और प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, या फिर एंटी मलेरियल लेप आता है उसको लगाना चाहिए, बॉडी लोशन के रूप में आते हैं, या फिर कॉइल्स जलाना चाहिए। तो बहुत सारे उपाय हैं जिनको हमको करना चाहिए। आइए बात करते हैं इसके विषय में। फॉलोइंग आर द नेचुरल एनिमीज ऑफ द मॉस्किटोस लार्वी एंड प्यूपी। बहुत सारे ऐसे शत्रु हैं मॉस्किटो प्यूपा के या मॉस्किटो लार्वा के, जिनको हम अप्लाई करते हैं तो उनके प्यूपा या लार्वा क्या कर दिए जाते हैं? मार दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नेचुरल एनिमीज हैं, नेचुरल शत्रु हैं, प्राकृतिक शत्रु हैं जो मॉस्किटो के लार्वा को या प्यूपा को खाने का काम करते हैं। हम लोग जब उनको अप्लाई कर देते हैं तो वो मारे जाते हैं। और इस प्रकार का जो उपाय किया जाता है इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में जो हम नेचुरल एनिमीज होते हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। तो आइए किसको हम जानते हैं। सबसे पहले किसको अप्लाई करते हैं? डक को। बत्तख जो होता है वो मॉस्किटो लार्वी को बड़े चाव से खाता है, तो मॉस्किटो लार्वी या मॉस्किटो को भी खत्म करने का काम करता है। तो डक्स को हम अप्लाई करते हैं फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द मॉस्किटोस लार्वी एज वेल एज द प्यूपा। दूसरा क्या है? कुछ लार्वीवोरस फिशेज होती हैं, लार्वा को खाने वाली फिशेज होती हैं, जिसको हम गैम्बूसिया कहते हैं। तो गैम्बूसिया एक ऐसी फिश है जो इनके मॉस्किटोस लार्वा को खाने का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट एंड फ्रेम्ड इन नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैम्बूसिया जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ द मॉस्किटो फिश, और ये क्या होता है? लार्वीवोरस फिशेस होती हैं जो इनके लार्वा को खाने का काम करती हैं। तीसरा जो है सम अडल्ट इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाई। यह ड्रैगन फ्लाई होता है जिसको हम तितली कहते हैं। किसको कहते हैं? जैसे तितली, ये जो तितली होती है ये भी क्या करती है? मच्छर को खाने का काम करती है। तो ड्रैगन फ्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड है, और ये भी क्या करती है? मॉस्किटो को एरेडिकेट करने का काम करती है। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे हम यूट्रिकुलेरिया की बात करें तो यूट्रिकुलेरिया एक ऐसा इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट को खाने का काम करती है। तो हम गंदे स्थानों पर जहाँ गंदा पानी है वहाँ हम यूट्रिकुलेरिया को क्या करते हैं? अप्लाई कर देते हैं, और वो क्या करते हैं? इन सबको इरेडिकेट कर डालते हैं, मार डालते हैं। तो ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए अब हम बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं कर पाए और किसी कारणवश हमको हो ही गया, तो हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं क्यूनिन। क्यूनिन क्या होता है? इट इज़ द ओल्डेस्ट ड्रग्स ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया का सबसे पुराना ड्रग्स ईजाद किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूनिन कहते हैं। और ये क्यूनिन कहाँ से प्राप्त होता है? आप इसको रिमार्क कर लेंगे। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री। सिनकोना ट्री के छाल से इसको बनाया जाता है। ये जो क्यूनिन है ये सिनकोना के छाल से तैयार किया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सिनकोना का बार्क है, इससे हम लोग क्या करते हैं? तैयार करते हैं क्यूनिन को। तो क्यूनिन क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रग्स ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया का सबसे ओल्डेस्ट ड्रग्स होता है एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री। सिनकोना ट्री के बार्क से तैयार किया जाता है। कुछ और भी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स आर्स कौन कौन से हैं? पहला है पॉलोड्रीन एंड प्रीमाक्विन। क्या है? पॉलोड्रीन एंड प्रीमाक्विन। दूसरा है क्लोरोक्विनिन एंड कैमोक्विन। तीसरा है कैमोप्राइमा, सल्फाडॉक्सिन्स एंड डेप्सोन। तो ये सब क्या है? ये एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द मलेरिया।
तो इट इज़ ऑल अबाउट द मलेरिया एंड मलेरियल पैरासाइट्स। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखी गई चीज़ें आपकी हमारे लिए एनर्जी का काम करती हैं। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। लेकिन एक चीज़ और बच्चों, कि आप इसको जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर अगला आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय।